नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज से दोस्तों जो जीके जीएस का क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम 1 लाख प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो रोज़ शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर लाइव होता है। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको हम हल करते जाएंगे। जो हमारे 1 लाख क्वेश्चन का सीरीज चल रहे हैं, जिसका ये पहला क्लास होने वाला है। मतलब आज से ही हमारा जो क्लास है स्टार्ट हो चुका है और डेली रोज़ शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर क्लास चलेगा। तो हमारे सभी आने वाले क्लास को देखना ना भूलना, जो आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो साइंस का क्लास है वो भी चल रहे हैं और करंट अफेयर का क्लास है वो भी चल रहे हैं दोस्तों। तो उन सभी वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, इसलिए हम एक दिन में 3 से 4 क्लास ले रहे हैं। तो सभी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और खालिस्तान दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो जीडीपी को सांकेतिक भाषा में जीडीपी को और किससे व्यक्त किया जा सकता है? घरेलू जीडीपी से, वास्तविक जीडीपी से, प्रतीकात्मक जीडीपी से या परिकलित जीडीपी से। तो किससे और अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक जीडीपी से दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। कुछ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वास्तविक घरेलू उत्पाद एक मुद्रास्फीति समायोजित माप है, जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य हैं। मतलब जो सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। और वास्तविक जीडीपी क्या है? मात्राओं की गणना करने लेकिन मुद्रास्फीतियों के लिए समायोजित स्थिर कीमतों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ट्रैक करता है। और सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी अपस्फीति कारक हैं। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य है। जीडीपी का महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के आकार को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है। अर्थव्यवस्था के आकार को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है। और सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रकार होते हैं: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, अवास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और संभावित सकल घरेलू उत्पाद होते हैं। ठीक, मतलब सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रकार होते हैं, हम देख लिए हैं। और सांकेतिक जीडीपी और अवास्तविक जीडीपी का एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पाद को आकलन है, जिससे इसकी गणना में मौजूदा कीमतें शामिल होती हैं। संभावित सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में संभावित उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के उच्चतम स्तर को संदर्भित करता है, जिसे लंबे समय तक बनाए जा सकते हैं। इस पॉइंट को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सूर्य प्रतिदीप्त वस्तु का उदाहरण है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तुओं का एक उदाहरण है। एक लकड़ी का बक्सा एक दीप्त वस्तुओं का एक उदाहरण है। यह स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक प्रभासी वस्तुओं का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तुओं का एक उदाहरण है। देखिए, दीप्ति वस्तु, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दीप्ति वस्तु, प्रकाश केवल दीप्ति वस्तुओं द्वारा उत्पन्न और उत्सर्जित होता है। प्रकाश केवल दीप्ति वस्तुओं द्वारा उत्पन्न और उत्सर्जित होता है, और इसलिए ऐसे वस्तुओं के कारण हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के परिणाम स्वरूप सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। और पारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिसके माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है या जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं वे पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कांच, जल। और
पारभासी वस्तु क्या है? एक ऐसी वस्तु जिनके माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि फिल्टर पेपर। और अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिस वस्तु के आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता, यह अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं, जैसे गत्ता, पुस्तकें, फ्राइंग पैन, लकड़ी के बक्से आदि। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी या क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बास्केटबॉल से संबंधित है। देखिए, इनका नाम बास्केटबॉल प्रमोटर रेनाल्डो विलियम जेम्स के सम्मान में रखा गया है। यह इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के संस्थापक थे। जेम्स नाइस्मिथ को बास्केटबॉल का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स नाइस्मिथ को बास्केटबॉल का जनक कहा जाता है। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी, जिसमें किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। देखिए दोस्तों, हम खेल से संबंधित कप को देख लेते हैं, मतलब क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है उससे किस कप से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये द एजेस से संबंधित हैं और इसका स्थापना वर्ष 1882 में किया गया था। और गोल्फ किस कप से संबंधित हैं? तो वॉकर कप से संबंधित हैं, जिसकी स्थापना 1922 में किया गया था। और टेनिस पुरुष किस कप से संबंधित हैं? तो डेविड कप से संबंधित हैं, जिसकी स्थापना 1900 में किया गया था। और गोल्फ पुरुष किस कप से संबंधित है? राइडर कप से, जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था। और टेनिस पुरुष किस कप से संबंधित हैं? तो बिली जीन किंग कप से संबंधित हैं, इसकी स्थापना 1934 में किया गया था। और गोल्फ महिला किस कप से संबंधित था? तो सोल्फिन कप से संबंधित हैं, इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। और विश्व टेबल टेनिस किससे संबंधित हैं? कार्बिलियन कप से संबंधित हैं, इसकी स्थापना 1933 में किया गया था। और फुटबॉल एशियाई कप किससे संबंधित हैं? मेडेका कप से संबंधित हैं, इसको 1957 में स्थापित किया गया था। और बैडमिंटन कप दोस्तों, ये सुधीर रमन कप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, योकोहामा जो जापान में स्थित है, रियो डी जेनेरिया जो ब्राज़ील में है, शंघाई जो चीन में है। तो कौन सा ऑप्शन है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3, रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में स्थित नहीं, जो ब्राज़ील में है, जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। रियो डी जेनेरिया बंदरगाह यह ब्राज़ील के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में स्थित एक बंदरगाह है। यह अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाब्रा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और सिडनी जो है दोस्तों, सिडनी का बंदरगाह तस्मान सागर के प्रवेश द्वार में स्थित है। सिडनी का बंदरगाह दक्षिण प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक है। और योकोहामा जो जापान में है, यह राजधानी टोक्यो के पास मध्य और पूर्वी जापान में स्थित है, जो प्रशांत महासागर की ओर अभिमुखित है। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, जो 18 मीटर गहरा है। और शंघाई जो चीन में स्थित है, शंघाई बंदरगाह पूर्व में पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है और दक्षिण में हांगो खाड़ी की ओर अभिमुखित है। इसका निर्माण यांगत्ती नदी, हुआंगपू नदी जो और कियांतांग नदी के आपस में मिलने से होता है। इसलिए 4 बंदरगाहों में से रियो डी जेनेरिया को बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खालिस्तान में बंगाल का विभाजन किया था। 1904, 1903, 1905 या 1902? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों किस सन में बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य करत हैं। और कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में बंगाल विभाजन की रणनीति का प्रयोग किया गया। और
कर्जन ने बंगाल के दो प्रांतों के विभाजित कर दिया। पहला भाग आधुनिक पश्चिम बंगाल और दूसरा भाग है पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थी। कलकत्ता को पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाया गया। जो कलकत्ता है उसको पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाया गया और बंगाल में रहने वाले अधिकांश लोगों ने इसे अपनी मातृभूमि का अपमान माना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों ने विभाजन का समर्थन किया था। अगला बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली? स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? जबलपुर, कानपुर, इलाहाबाद या भोपाल? इसका राइट आंसर दोस्तों इलाहाबाद शहर में जो ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर स्वयं को गोली मार ली किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला देखते हैं, इसका कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे लिए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न देखने पर उसने खुद को गोली मार ली और एक स्वतंत्रता व्यक्ति मरने अपने संकल्प को पूरा कर लिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। वह 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। 15 वर्ष की उम्र में वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन में निलंबन के बाद वह हिंदुस्तान से रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हो गए। वह काकोरी कांड से जुड़े थे, जो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन द्वारा की गई काकोरी ट्रेन डकैती थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी द्वारा की गई थी। वह 1926 में वायसराय ट्रेन को उड़ाने के प्रयास और 1928 में सौंडर की हत्या में शामिल थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर खालिस्तान में एक प्रणाली उद्यान के नाम में प्रस्तावित को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर खालिस्तान में एक प्राणी उद्यान के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोरखपुर, फैजाबाद, शाहजहांपुर या गाजियाबाद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में 121 एकड़ में एक प्राणी उद्यान स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूर दी है, जो शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक प्राणी उद्यान के विकास के लिए 234 करोड़ रुपये अलग रखने की योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 8 जनवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य था कि पर्यटकों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड में भी भाग लिया था। अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 प्राणी उद्यान थे, अर्थात लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान और कानपुर में कानपुर प्राणी उद्यान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ला लीगा शीर्षक खालिस्तान से जुड़े थे। ला लीगा शीर्षक किससे जुड़े थे? टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या स्प्रिंटिंग से? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल से जुड़े थे। देखिए कुछ खेल देख लेते हैं और उससे संबंधित कप देख लेते हैं। जो गोल्फ है दोस्तों किससे संबंधित है? वार कप से संबंधित है। और नौका दौड़ अमेरिकन कप से संबंधित है। फुटबॉल कोलंबो कप से संबंधित है। और टेनिस पुरुष डेविस कप से और टेनिस महिला है वो बिली जीन किंग कप से संबंधित हैं। और विश्व फुटबॉल साकर जूल्स रिमेट ट्रॉफी से संबंधित है। और गोल्फ पुरुष राइटर कप से। और बैडमिंटन किससे हैं? सुधीर रमन कप से। और विश्व टेनिस पुरुष
वेथलिंग कप से संबंधित हैं और एशियाई बैडमिंटन टुकू अब्दुल रहमान कप से संबंधित हैं। और जो बैडमिंटन है, जो महिला खिलाड़ी हैं वो उबर कप से संबंधित हैं। और बास्केटबॉल जो हैं विलियम जोन्स कप से संबंधित हैं। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप से संबंधित हैं। और जो पोलो खेल हैं वो एर्जा कप से संबंधित हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया किससे संबंधित हैं? तो ध्यानचंद अवार्ड से संबंधित हैं। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट किस कप से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी कप से संबंधित हैं। और हॉकी किस कप से संबंधित है? गुरु नानक देव गोल्ड कप और महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप से संबंधित हैं। और जो फुटबॉल है दोस्तों वो किससे संबंधित है? रोवर्स कप से संबंधित हैं। और नौका दौड़ नेहरू ट्रॉफी से संबंधित हैं। और हॉकी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो रंगास्वामी कप से संबंधित है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के प्रचार से संबंधित है? 43A, 43 का बी, 31 का ए या 31 का बी? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 43 का बी से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का बी क्या कहता है देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 का बी के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतंत्र, नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जो अनुच्छेद 43 बी के संविधान भाग 4 में शामिल है। 2011 में 97 संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संशोधन में संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, जो अनुच्छेद 19 में है। और इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल था, जो अनुच्छेद 43 का बी में उपस्थित है। इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा जिसका शीर्षक था सहकारी समिति, जो अनुच्छेद 243 जेड से 243 जेड टी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है और 2018-19 के लिए रिजर्व में बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार बांदीपुर रिजर्व में 127 बाघों के साथ भारत में बाघों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। यह 3 अन्य राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कर्नाटक में अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। आमसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये उपस्थित है कहाँ पे? कर्नाटक पे। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था? अनिर्बान चटर्जी, पंकज अडवाणी, दूती चंद या विनेश फोगाट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विनेश फोगाट जो हैं लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। वह लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड देखिए, यह एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें पूरे वर्ष खेल की उपाधियों के साथ खेलने की दुनिया में व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। 1999 में इसको स्थापित किया गया था, जो राष्ट्रीय मंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान वह एक भारतीय महिला पहलवान बनी है। कौन बनी है? विनेश फोगाट बनी है। अगला देखते हैं, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी शुद्धि आंदोलन के संस्थापक हैं। शुद्धिकरण के प्राचीन संस्करण से प्राप्त सामाजिक राजनीतिक आंदोलन आर्य समाज और उसके संस्थापक स्वामी
दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था। आंदोलन ने हिंदू को इस्लाम और ईसाइयत के धर्मांतरण को कम करने के लिए प्रेरित किया, जो उसे समय चल रहे थे। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21A, 39A, 20A या 56 का C? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 21 का A जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में? 46वें संशोधन में। अब देख लेते हैं, 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन प्रदान किया गया था। संविधान के भाग 8 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षक अधिकार को जोड़ा गया था, जो इस संशोधन में अनुच्छेद 21 से डाला गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 39 का ये क्या कहता है? यह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 20 से क्या बोलता है? अनुच्छेद 20 एक पूर्व में वास्तविक कानून के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करने के प्रावधान प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिनियम से पहले किए गए कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। और अनुच्छेद 56 का C क्या बोलता है? राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के कार्यकाल में प्रवेश करने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। रबी फसलें खाली स्थान में बोई जाती हैं। रबी फसलें कौन से माह में बोई जाती हैं? अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, मई जून या जनवरी फरवरी? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर नवंबर में बोई जाते हैं रबी फसलें। अगले देखते हैं, रबी फसलें के बारे में कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। रबी फसलें कृषि फसलें हैं जो दक्षिण एशिया में अक्टूबर नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती हैं और अप्रैल मई के दौरान वसंत में काटी जाती हैं। यह वसंत के लिए अरबी शब्द से लिया गया है, जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता है और सर्दियों की फसलों के रूप में जाना जाता है। प्रमुख रबी फसलें गेहूँ हैं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि हैं। जिन राज्यों में रबी फसलें बोई जाती हैं वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। खरीफ फसलें की मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती हैं। जो खरीफ फसल हैं सो जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। चावल, ज्वार, कपास, मक्का खरीफ फसलें होती हैं। गर्मी के मौसम में जायद की फसलें बोई जाती हैं, जिसे चावल, मक्का, मूंगफली और सब्जियां भी शामिल हैं, जिसे हम जायद फसलें के नाम से जानते हैं। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खालिस्तान की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है? M.A. गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा घाटी के विडिया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसे भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? राम वी। यह लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित की गई है। यह साधु बेट नाम नंदी द्वीप पर निर्मित है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था। उन्हें भारतीय स्मारक भी कहा जाता है और उन्हें भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में भी सेवा की हैं। उन्हें 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इस पॉइंट को आप जरूर कवर कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों टेस्ट। 2 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए टेस्ट रहेगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? 43 का A, 43 का B, 31 का A या 31 का B? इसका आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खालिस्तान में बंगाल का विभाजन किया था? 1905, 1903, 1904, 1905 या 1902? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं दोस्तों। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड सो मच।